रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 के बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद सीएम योगी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा कि आर्थिक पैकेज देश को आगे बढ़ने में मदद करेगा। खास तौर पर यह पैकेज प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए होगा। हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। तो एबीपी गंगा पर प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर बजट की चर्चा लगातार जारी है। हम अलग अलग सेक्टर से लगातार बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों, कोरोना काल से कैसे वो खुद को उभार पाएंगे और ये पैकेज उनके लिए कितना बूस्टअप साबित हो सकता है, इस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। अब हमारे साथ कई क्षेत्र व्यापार से जुड़े खास मेहमान हैं। लखनऊ से आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं और दिल्ली से ऑल इंडिया मेंस रेलवे फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। वहीं इटावा से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी
चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही देहरादून से भी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्टर के लिए वीरेंद्र कालरा अपनी राय रखेंगे। तो ये तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। संजय गुप्ता जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपसे मैं समझना चाहूंगी सबसे पहले कि ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान पीएम के द्वारा किया गया है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितनी बड़ी राहत आप उद्योग जगत के लिए इसे समझते हैं? देखिए, इस वैश्विक संकट के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के कारण पूरे देश का व्यापार और उद्योग पिछले 50 दिन से प्रभावित है और पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में अर्थव्यवस्था, व्यापारियों की अर्थव्यवस्था देश की कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। व्यापारियों के सामने, उद्योगों के सामने बैंकों के ब्याज के खर्चे, उनके दुकानों, उनके गोदामों, उनके शोरूम और फैक्ट्रियों के किरायों के खर्चे, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की तनख्वाह के खर्चे और अनेक प्रकार के पारिवारिक खर्चे, बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं, अनेक प्रकार के खर्चों की वजह से एक तरफ आमदनी बंद है, दूसरी तरफ खर्च लगा हुआ है। इससे पूरे देश का उद्योग और व्यापार बहुत जगत जो है पूरी तरीके से चिंतित था। प्रधानमंत्री जी ने जो कल 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है, इससे हम लोगों के अंदर एक उत्साह की ललक हुई है, एक उत्साह जगा है हम लोगों के अंदर, एक आस जगी है। विश्व के सभी देशों ने अपने जीडीपी का लगभग 10% अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डाला है और कल उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने भी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें 7.78 लाख करोड़ रुपए पहले घोषित हो चुके हैं और आज शाम को 4 बजे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 लाख करोड़ रुपए का जो क्या डिजाइन होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी घोषणा होगी। एमएसएमई सेक्टर और व्यापार जगत ये मान के चल रहा है कि उनके लिए इस पैकेज में बहुत कुछ होगा और वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर अब इस लॉकडाउन के बाद, इस वैश्विक महामारी के बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था को पुनः गति देनी है, पुनः पूरी ताकत देनी है और विश्व के अन्य देशों से भारत के व्यापार और उद्योग को प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो हमें इस पैकेज की बहुत आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत बढ़िया बातें कही हैं। एक तो उन्होंने जो लोकल और वोकल की बात कही, वास्तव में अब देश को आवश्यकता है स्थानीय चीज़ों की। जो भारतीय उत्पाद हैं, जो भारतीय बाजार हैं, उनको प्राथमिकता देश की जनता भी दे, देश की सरकार भी दे, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ेगी। और आत्मनिर्भरता की जो बात कही प्रधानमंत्री जी ने, आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत देश का नाम भी होगा। बस इसमें सहयोग है, सभी की जरूरत है, सब एक साथ सहयोग करें और मिलकर काम करेंगे तो वाकई में विकास की रफ्तार भारत जरूर पकड़ेगा। अब शिव कुमार मिश्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। ऑल इंडिया मेंस रेलवे फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। शिव कुमार मिश्रा जी, जो चुनौतियां आ रही थी तमाम लोगों के सामने, इस पूरे देश के सामने, आपको लगता है कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये काफ़ी है बजट जो पीएम ने ऐलान किया है, जिस राहत का ऐलान किया है? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता। पहली बात तो मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है जी। दूसरा ये है कि मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो ये जो है वो घोषणा तो अच्छी लगी है, लेकिन अभी समस्या इस बात का है कि इसका कितना हिस्सा किसको मिलेगा। ये जब आज जो है वो हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी इस बात को खुलासा करेंगी, तभी हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि कितना पैसा किसान को जा रहा है, कितना पैसा एमएसएमई को जा रहा है, कितना पैसा उद्यमियों को जा रहा है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में कल कोई चर्चा नहीं की है उन्होंने, लेकिन वो कहते रहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे आशा है कि सरकारी कर्मचारी भी कहीं आने चाहिए। अभी डीए को फ्रीज करने का काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस पैसे में से जो है वो अब डीए फ्रीज करने का मामला नहीं होना चाहिए। डीए की किस्तें जो ड्यू हैं वो दे देनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और रेल कर्मचारियों को भी। रेल कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं, 10 साढ़े 10 लाख लोगों से ज़्यादा जो है वो मालगाड़ियाँ चला करके, और अब तो खैर स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं वो लोग। तो वो रात दिन काम कर रहे हैं और देश को आगे विकास के मार्ग पर ले जाने का पहले भी उन्होंने काम किया, भविष्य में भी वो करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो श्रमिक हैं ये भी एक तरीके से वॉरियर्स ही हैं,
तो इनको भी जो है वो इनका भी कुछ हिस्सा इसमें होना चाहिए। कहा भी है कल प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसमें मजदूरों का हिस्सा देंगे। तो संगठित क्षेत्र के भी लोग हों, असंगठित क्षेत्र के लोग भी हों। जब वो उद्यमियों की बात करते हैं तो कारपोरेट्स की भी बात करते हैं और छोटे एमएसएमई की भी बात करते हैं। तो अगर सबको इसका कुछ अंश मिले और सारे लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें तो मैं समझता हूँ कि देश फिर एक बार विकास के रास्ते पर आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग गोपाल हमारी मिश्रा जी, अर्थव्यवस्था फिर जो एक बार खड़ी हो उम्मीदें जाएगी। टूट चुकी थी वो उम्मीदें एक बार फिर से जग चुकी हैं और लोगों को आस है कि भारत आगे जरूर बढ़ेगा। इटावा से हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी भी हैं। हरिकिशोर जी, कर्मचारियों के लिहाज से भी समझना चाहूंगी क्योंकि उनको भी बहुत सारी आशंकाएं थी अपने मन में, लेकिन जैसे ही ये राहत का ऐलान कर दिया गया, जैसे ही 20 लाख करोड़ का ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सबकी जो उम्मीदें थी वो एक बार फिर से इकट्ठा हो गई और लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे स्टेट में सभी राज्य कर्मचारी किसी न किसी रूप में, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे और किसी विभाग के हो, सभी की ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के रूप में और उनके उसमें लगाई गई है और हर आदमी लगभग काम कर रहा है सुबह से शाम तक। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और सभी लोग मन से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने हटाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ दिया, कितना दिया वो तो अपना दे, जो उनके पास होगा वो देंगे। लेकिन बात इसकी है कि हमारा जो हमारे बच्चों को फैमिलीज के लिए मिलता है, जो तमाम वार्ताओं के बाद तय हुआ, तमाम सारे आयोगों के बाद तय हुआ, उसको हटाया गया। हम आपको उत्तर प्रदेश की बात बताएं कि उत्तर प्रदेश में अभी एक आदेश जारी हुआ जिसमें कि 6 भत्ते जो सेंट्रल के नहीं थे, सेंट्रल के अलावा थे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों को तमाम सारे आयोगों ने दिए। छठे वेतन आयोग ने दिया था, जो आज से 16 साल पहले दिया गया था, और उसको इन्होंने ये कहा कि ये 16 साल पहले ही इन्होंने क्योंकि मना कर दिया था, इसलिए आज हम आपका हटा रहे हैं। और अस्थायी रूप से हटाया था कि भाई ये इसको हम अस्थायी रूप से हटा रहे हैं, अभी उसके ऊपर हम लोगों ने विरोध किया था जी। लेकिन उसके बाद कल जो आदेश पारित किया उसमें, अब देखिए, अस्थायी रूप से जब उन्होंने हटाया 3 दिन पहले, तब उससे उनका काम चल गया था, शायद उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन कल उन्होंने क्या किया कि उसको समाप्ति कर दिया, यानी हम कभी भी जीवन में नहीं देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोरोना के बहाने कुछ अधिकारी यहाँ उत्तर प्रदेश के जो बैठे हुए हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं। आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भत्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोगों ने हमेशा इनसे कहा और बात भी तय हुई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ट्रांसपोर्ट भत्ता होता है उसकी जगह हमको उसको दे दीजिए, उसको समाप्त कर दिए। ट्रांसपोर्ट भत्ता तो हमको दिया नहीं, यानी घर से जो आदमी हमारा निकलता है, जो आपने देखा लेखपाल से लेकर सभी लोग फील्ड में काम करते हैं, वो अपनी मोटरसाइकिलों से साइकिलों से काम करते हैं। उनको कोई भी एक भी रुपया उसको जाने का, आने का, क्षेत्र में जाने का और अपने घर जाने का या सरकारी कार्य करने का कोई भी एक पैसा सरकार नहीं देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में घर से आने जाने का पैसा मिलता है। हमने कहा था ये पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें दे दीजिए, ये हटा लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, हम ये भी हटा लेंगे और वो भी नहीं देंगे। तो ये सब जो जातियां सरकारी विभाग के लोग, यहाँ के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अपनी वाहवाही करने के लिए, पीठ थपथाने के लिए डबल आदेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे देखिए आपकी समस्याओं का जो हल है वो सरकार जल्दी कर दे और क्या पता इस कोष से, इस राहत से आपको भी कुछ फायदा मिल जाए। हमारे साथ वीरेंद्र कालरा भी हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्टर के, बात वो यहाँ पर रखेंगे। वीरेंद्र कालरा जी, तमाम तरीके की समस्याएं इस देश के सामने खड़ी हो गई और हर एक सेक्टर भुगत रहा है लॉकडाउन के वक्त जिस तरीके की तालाबंदी है उसके आफ्टर इफेक्ट्स। आप क्या देख रहे हैं? अब जो राहत की घोषणा की गई है पीएम के द्वारा, उसके बाद कितना सुनहरा भविष्य होगा तमाम सेक्टर का, और खासकर आपके सेक्टर की मैं बात कर लूँ तो? थैंक यू। देखिए, पहले तो बुलाने के लिए एबीपी न्यूज़ पे मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे को बहुत खुशी होगी ये बताते हुए कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था, शायद देश का ऐसा चैम्बर था जिसने सबसे पहले 8% जीडीपी की पैकेज की मांग करी थी और शायद हमने सबसे ज़्यादा मांग करी थी। मुझे बल्कि बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारी उम्मीदों से बढ़ के 8% से ऊपर 10% का रिलीफ पैकेज दिया है और ये देश के लिए एक बहुत अच्छा एक उन्होंने कदम उठाया है जिससे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। बिकॉज आज की डेट में चाहे आप अमेरिका को लीजिए, बाकी कंट्रीज़ को लीजिए, सभी अपने देश में ऐसे पैकेजेस दे रहे हैं जिससे कि कोई भी देश पीछे ग्लोबल स्टेज पे पीछे ना जा सके। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री जी का। इस कदम से हम सब लोगों को साथ देते हुए, इस कदम के साथ कंधा से कंधा लगाते हुए केंद्र सरकार के साथ हम लोगों को सबको इस टाइम जुड़ना चाहिए। समस्या का टाइम है, ऐसा समय है जिसमें सबको जुड़ना है और हम सब कहें कि हम सिर्फ हमको मिलना चाहिए, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो जो मिल रहा है, जितना दिया जा रहा है, उसके साथ हम कंधा मिलाएं और देश को आगे ले जाएं। मुझे लगता है कि ये हो सकता है ये 1991 मूवमेंट आ जाए हमारा,
1991 में जैसे रिफॉर्म लाए गए थे, अगर इस पैकेज को उसी शेप पे ले जाया जाए तो हमारे लिए हो सकता है दिल बी नो लुकिंग बैक। ये एक ऐसा एक सुनहरा मौका हमारे लिए आ सकता है। जहाँ तक एमएसएमई की बात है, क्योंकि हम लोग पीएचडी में एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, और हमारे ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे एमएसएमई मेंबर्स हैं। मेरा जो उम्मीद है इस पैकेज से, वो सबसे बड़ी उम्मीद लिक्विडिटी को लेके है। आज की डेट में किसी भी एमएसएमई के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। हम अगर बात करें कि अगले 3 महीने तक की तनख्वाह हमें देनी पड़े, तो हमारे पास उस बात का पैसा नहीं है। हाँ। तो मेरी जो उम्मीद होगी प्रधानमंत्री जी से इस पैकेज में, आप हमारे को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की सैलरी का कुछ पैसा दीजिएगा, जिससे कि जो पैकेजेस जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स हैं वो इमीडिएटली रन करें, तनख्वाह दें लोगों की, लोग वापस आ पाएँ काम पे, और हमारे जो यूनिट्स हैं वो अपनी जगह काम करना शुरू कर पाएँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं बैंकों से बिल्कुल, या तो बिल्कुल ब्याज कोई चार्ज ना किया जाए, या बिल्कुल रियाती चार्ज किया जाए। 2%, 4%, 6% रियाती दर पे हमारे को पैसा इमीडिएटली अवेलेबल कराया जाना चाहिए बैंकों से। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमेशा देश के साथ रहा है, और आज की डेट में भी एमएसएमई सेक्टर जो है वो देश के साथ है। उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसे छूट चाहिए। हाँ। हमारे योगी जी जो है आदित्यनाथ जी, उन्होंने यूपी में एक बड़ा अच्छा एक कदम उठाया कि 3 साल के लिए उन्होंने लेबर लॉज को रिलैक्स कर दिया है। हाँ। अगर लेबर लॉज में रिफॉर्म आता है तो हमारे लिए ये बहुत बढ़िया, इस पैकेज के साथ मिलके एक बहुत अच्छा कदम हो जाएगा, जिसमें उद्योगपति को थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसका हाथ खुलेगा, उसका हाथ छूटेगा, तो वो अपने उद्योग को आगे बढ़ाएगा। और हमारे लोगों में वो चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, काम करने का तरीका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ खोल दिए जाए, हमारे को 1 साल की राहत दे दी जाए, लिक्विडिटी दे जाए, और ये आपके साथ उद्योगपति आके खड़ा होगा, कंधे से कंधे आके खड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए ज़रूरत भी है। आपने अपनी बात में ये बात बहुत अच्छी भी कही कि सबको साथ मिलकर तो चलना होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, और कुछ सरकार से भी राहत ज़रूर मिलेगी। संजय गुप्ता जी, सबसे पहले आपने बताया मुझे कि किस तरीके की राहत आप इससे महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि व्यापारियों को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के दौरान, और अभी क्या मुश्किलें उनके सामने आ सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे उद्योग के साथी ने कहा, वही सेम समस्या व्यापारियों के साथ पे है। व्यापारियों के पास कर्मचारियों की तनख्वाह, और मुख्य रूप से जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो बैंक, हमारा व्यापार बंद है लेकिन ब्याज हमारा चल रहा है। तो संगठन की ये मांग है, व्यापारियों की ये मांग है कि ब्याज में हमको छूट मिल जाए, पूरी तरीके से माफ़ हो जाए। और बैंक कोई ब्याज नहीं माफ़ करता, उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है बैंकों को। तो व्यापारियों का जो 3 से 4 महीने का ब्याज है, हम मूल की बात भी नहीं कर रहे, हमें मूल ना माफ़ किया जाए, केवल ब्याज माफ़ कर दिया जाए, तो एक जो बोझा है ब्याज का वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार ने अपने सांसदों की, विधायकों की तनख्वाह 30% की कटौती की है, उसी प्रकार से पूरे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक ये मैकेनिज्म बना दें कि वो अपने कर्मचारियों को 50% तक का तनख्वाह दे सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो लैंडलॉर्ड हैं उनके लिए भी एक ये रोड मैप बन जाए। साथ ही साथ व्यापार को आसानी से लोन मिल जाए। जो मुद्रा ऋण की योजना है प्रधानमंत्री जी की, वो बैंक आसानी से देते नहीं हैं। तो इस राहत में व्यापारियों के लिए, देखिए, अगर किसानों को, उद्योग को और रिटेल सेक्टर के व्यापारियों को, जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि छोटे व्यापारियों को, अगर छोटे व्यापारियों को, जो रिटेल सेक्टर के और जो उससे भी छोटे वाले हैं, अगर इनको इस पैकेज में ध्यान रखा जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, इनके पास रोजगार के साधन बढ़ेंगे, उद्योग को ताकत दी जाएगी, तो पूरे देश में रोजगार के अवसर प्राप्त बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो पूरी तरीके से खुशहाली आएगी। निश्चित रूप से ये जो समय है, ये सबके लिए बहुत संकट का समय है, देश के लिए, विश्व के लिए संकट का समय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल जो राहत पैकेज की बात कही है, इससे एक नई उम्मीद जगी है। ये पूरे देश की और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ जो यूपी गवर्नमेंट ने किया, लेबर वाली बात जो भी कही गई है, वास्तव में ये भी सलाह दी है, क्योंकि अगर लेबर में छूट मिलेगी, उसके नियमों में शिथिलता आएगी, तो कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये अच्छा पैकेज है। अब हम लोग की निगाह इस ओर है कि वित्त मंत्री जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। वो हो पाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का, चाहे वो उत्तराखंड का, चाहे वो पूरे देश का। और शिव गोपाल मिश्रा जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने कहा था कि बहुत सारी समस्या जो है कर्मचारी के तौर पर, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र कर्मचारी हों, उनके सामने आ रही है, क्योंकि वो लगातार कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, लगातार वो काम में लगे हुए हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, आप मुझे समझाइए क्या मुश्किलें आ रही हैं
और क्या राहत आप चाहते हैं? राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस राहत पैकेज में भी पर्टिकुलरली आपका सेक्टर क्या राहत चाहता है? देखिए, एक जो बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे व्यापारी प्रतिनिधि हैं या एमएसएमई के जो प्रतिनिधि हैं, हम भारत सरकार से ये उम्मीद तो करते हैं कि इन उद्योगों को, व्यापारियों को निश्चित तौर पर मदद करें, इनको छूट मिले बैंकों में, लेकिन जो दूसरा, ताकि ये व्यापार बना रहे, उद्योग बने रहे, ताकि लोगों की नौकरियां चलती रहें। लेकिन जो इनका एक ये भाव है कि जो बड़ी मुश्किल से इस देश में एक सभ्य समाज को लेकर के तमाम जो विश्व ट्रीटी हैं ILO के माध्यम से मजदूरों के लिए, और तमाम जो इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, तो इस देश में जो मूल सिद्धांत हैं हमारे कि हमको जीने का अधिकार होगा, हमारे लिए एक वेज स्ट्रक्चर होगा, हमारे लिए काम के घंटे होंगे, हमारे लिए एक कोई डिस्प्यूट को हल करने की मशीनरी होगी, हमारे लिए कोई एक मॉडल एम्प्लॉयमेंट एक्ट होगा, हमारे लिए जो है वो कोई PF एक्ट होगा, हमारे लिए कोई एक ग्रेचुटी एक्ट होगा, हमारे लिए कोई बोनस एक्ट होगा, हमारे लिए कोई भी जो है वो एक जो है वो काम के घंटों की जो है वो सुविधा होगी, उसका कोई वो होगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, 35 एक्ट उत्तर प्रदेश ने जो है वो वन फाइन मॉर्निंग जो है वो ख़त्म करने का काम किया है। तो ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी उद्योग का भला जो है वो मजदूरों का गला घोट करके ही हो सकता है। आज अगर ये सोचते हैं लोग कि अगर ये कानून न रहे तो हम मजदूरों से ही सारा फ़ायदा कमा पाएंगे या उद्योग खड़ा कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी सोच भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस देश जो है वो एक जनतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारा कुछ जो है वो है, तो इसलिए हम कानूनों जो चुनौतियां, जो भी चुनौतियां, उन चुनौतियों मैं कह रहा, मैं 1 मिनट आपसे बात लेना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा। उन चुनौतियों का सामना कोरोना को सामने रखते हुए भी अगर कोई कर रहा है तो मजदूर कर रहा है। वो चुनौतियों का सामना मजदूर भुगत रहा है, मर रहा है, उसको संक्रमित भी हो रहा है, रात दिन 24/7 वो लोग काम कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि वो किसी दायरे में काम करें, ना कि उनके लिए जो कानून बने हुए हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्या है इस पर ये हम सब देख रहे हैं और सबको संवेदनाएं हैं। सरकार भी जितना प्रयास कर सकती है कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। माफी चाहूंगी संजय गुप्ता जी, वक्त की कमी है मेरे पास, आपको वक्त में नहीं दे पाऊंगी। फिलहाल वक्त है आप सभी को शुक्रिया कहने का। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ जुड़े और अपनी अपनी समस्याओं को रखा, कितनी उम्मीदें हैं ये आपने बताया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, चल लौट रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला